नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 मई 2023। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में जो इश्यूज है उनमें पहला इशू तो रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। दूसरा हम देखेंगे कि अभी रिसेंट जो रिजल्ट आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, तो उसमें 34% जो सिलेक्शंस हैं वो लड़कियों के हुए हैं। तो उसको लेकर के दो आर्टिकल्स हैं, दोनों को हम समझेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रिजल्ट, और साथ में और क्या चैलेंजेस है जिनको हमें टैकल करना होगा। एक हम समझेंगे पाकिस्तान स्प्रिंग के बारे में। तो इस तरीके से ये तीन इश्यूज हैं, तीनों को देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है हाउ टू मीट अ डिजास्टर। आर्टिकल को लिखा है पीके मिश्रा जी ने। देखो, G20 नेशंस की बात करें तो वर्ल्ड की टोटल जितनी पॉपुलेशन है ना, उसमें से 4.7 बिलियन पॉपुलेशन तो इन्हीं देशों में रहती है। दूसरा, अगर हम बात करें कि अभी जो एसेट कंसंट्रेशन की बात करें या नेचुरल डिजास्टर के लिए रिस्क वाली बात करें, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं G20 कंट्रीज़ में बहुत है। जैसे अभी एक रिपोर्ट की बात की जा रही है इंडेक्स की, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, उसमें जो वर्ल्ड के टॉप 10 वल्नरेबल कंट्रीज है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं उनके लिए रिस्क वाले, जो सबसे ज़्यादा रिस्क वाले 10 कंट्रीज हैं, उनमें से आप ये देखो 4 तो G20 नेशंस हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि G20 कंट्रीज मिलकर के लगभग हर साल 218 बिलियन डॉलर का नुकसान झेलते हैं डिजास्टर्स की वजह से। और ये मान के चलो कि इन G20 कंट्रीज़ के द्वारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका 9% तो केवल और केवल डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब डिजास्टर की वजह से बर्बाद हो जाता है। तो ये डेटा क्या शो करता है कि भाई इन G20 कंट्रीज़ को सीरियस नोट पे आकर के और डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रेजिलियंस और क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉलिसीज़ पे काम करना होगा। तो देखो, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका मतलब ये कि कोई भी अगर परेशानी आती है, कोई भी या मान लो त्रासदी आ गई जिसकी वजह से जान माल के नुकसान हो रहे हैं, तो उसको हमें मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम तो कि डिजास्टर आए नहीं, प्रिवेंशन हो, पर फिर भी आ जाए तो हमारे पास में कुछ ऐसे एफर्ट्स होने चाहिए, ऐसे मेथड्स होने चाहिए जिससे कि उसके इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, इसके लिए जो वल्नरेबिलिटी है उसको रिड्यूस करना होगा, एक्सपोजर है उसको रिड्यूस करना होगा, इकोनॉमिक और अर्बन डेवलपमेंट हमें प्रॉपर करने होंगे। ठीक है जी, जिससे क्या है कि पहली चीज़ तो मान लो फ्लड्स अगर शहरों में आए, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, तो फ्लड्स का इम्पैक्ट इतना नहीं हो। पहली चीज़ तो फ्लड्स आए नहीं, और अगर आ भी जाए तो उसका असर इतना ना पड़े, नॉर्मल सी की तरफ बढ़ने में प्रॉब्लम ना आए जल्दी से जल्दी। ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, पुअर्टी रिडक्शन करना होगा, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना होगा। क्योंकि हमें पता है कि जब कभी भी कोई त्रासदी, कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर आती है या फिर ह्यूमन मेड डिजास्टर आती है, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ता है? गरीबों को उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी और पुअर्टी को भी हमें करेक्ट या ख़त्म करना होगा। इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो सेटअप किए जाए। ठीक है, इसके अलावा पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट किया जाए कि कितना कौन कौन किसी भी स्टेट में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी प्रॉपर असेसमेंट होती रहे। ठीक है, चेक किया जाए कि अगर यहाँ पे फ्लड्स आती है तो कितना नुकसान हो सकता है वो। इसके अलावा डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके का डेवलपमेंट हो कि अगर डिजास्टर आ भी गई तो हम उठ खड़े हो जाएं जल्दी से। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से डिजास्टर आ गई पाकिस्तान की तरह बिल्कुल बर्बाद हो गए, नहीं, फिर से रिकवर कर जाए जल्दी से। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि अगर किसी भी जगह पे कोई भी त्रासदी आती है तो त्रासदी आई उस टाइम पर क्राइसिस से ज़्यादा त्रासदी के बाद में झेलने पड़ते हैं। जैसे फ्लड्स आ गई तो बीमारियाँ कितनी फैलती हैं, फ्लड्स आई माना जान माल की नुकसान बहुत होता है, पर उसके बाद में देखते हैं तो बीमारियों का फैलना, सॉइल की फर्टिलिटी का ख़त्म होना, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं साथ में। तो ऐसे में डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना होगा। साथ में बताया जा रहा है हमारे देश में हम फ्लड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमारे यहाँ पर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बेसिस पे फ्लड्स आती हैं उनसे पहले, सबसे पहले तो हम लोगों को बचा सकें कि वार्निंग टाइम पे डिक्लेयर कर दी भाई बचो, बाढ़ आने वाली है, बाहर मत निकलना। ठीक है, या फिर ऐसी जगहों पे पहुंच जाओ जहां पर आपकी हाइट अच्छी खासी मेंटेन रह सके। वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं रिस्क को रिड्यूस करती है। इंडिया ने इन्हीं चीज़ों को G20 में भी अभी हाईलाइट किया है, जहां पर एक इनिशिएटिव लिया गया है, एक नई वर्क स्ट्रीम है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसमें 5 प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। G20 का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और फोकस है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, तो 5 प्रायोरिटीज़ पे फोकस है। फर्स्ट,
coverage of early warning system. Number 2, focus on disaster and climate resilient infrastructure. Number 3, improving financing frameworks for national disaster risk reduction. Number 4, improving system and capabilities for response to disaster. Number 5, application of ecosystem based approach to disaster risk. पांचों का मतलब समझो. वार्निंग सिस्टम, अलर्ट टाइम पर डिक्लेयर करने वाली व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उस डिजास्टर से जो प्रॉब्लम हो सकती है उसको हम रिड्यूस कर सके. दूसरा, डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा, तब जाकर के हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे वो लंबा टिक पाएगा. तीसरा कि भैया पैसे की व्यवस्था तो चाहिए ना, बिना पैसे के कैसे अरेंजमेंट करोगे, तो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क ऐसे तैयार किया जाए जो केवल बजट पे बेस्ड नहीं हो, बजट के अलावा भी एडिशनल फाइनेंसिंग भी की जा सके. फोर्थ, जो सिस्टम है, जो हमारी क्षमताएं हैं, उनको हम इस तरीके से डेवलप करें कि डिजास्टर अगर आ जाए तो उसको हम झेल सकें. और पांचवा जो प्रायोरिटी है इस G20 के डिजास्टर रिलेटेड इनिशिएटिव में, तो वो है इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच. दैट मीन्स एनवायरनमेंट को हमें ध्यान में रखना होगा. एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं, जो आसपास में पूरा जो इकोसिस्टम है जिसमें हम हैं, हमारा सिस्टम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब आ गया, बोलो उसको ऐसे डेवलप करना होगा जिससे कि वल्नरेबिलिटी मिनिमाइज की जा सके, डिजास्टर रिस्क को हम रिड्यूस कर सकें. तो ये 5 प्रायोरिटीज़ पे जो है वो फोकस किया जा रहा है. ये जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप है ना G20 का, इसकी फर्स्ट मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है. सेकंड मीटिंग अभी मई 23 से 25 मतलब कल से स्टार्ट हो गई. ओके, मुंबई में हो रही है. तो इसमें बताया जा रहा है कि बोलो 5 थीम्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है. राइटर बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से 5 इंपॉर्टेंट थीम्स है जिन पे ये बातचीत करने वाले हैं. सबसे पहला, री इमेजिन फाइनेंसिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. होता क्या है कि गवर्नमेंट जब कभी भी बजट पास करवाती है तो बजट में जो पैसा आता है ना, उसी को आप अलोकेट करते हो डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बोला एक तो ये लिमिटेड हो जाता है फिर वो. तो पैसे की जो ज़रूरत है ना, उसके लिए हमें कुछ इनोवेटिव टूल्स को एक्सप्लोर करना होगा. जैसे कोई रिजर्व फंड बना दिया जाए, कोई डेडिकेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट कि हाँ भाई जब ज़रूरत पड़े तब पैसा यूज़ किया और उतना ही यूज़ किया जितनी ज़रूरत है. ठीक है, इस चीज़ को बोला हमें ग्लोबली स्टैब्लिश करना चाहिए, जैसे कि किसी भी देश में अगर कोई डिजास्टर आ जाए तो उसको टैकल करने में वो फंड काम कर सके, वो क्रेडिट और लाइन ऑफ क्रेडिट है वो हेल्प कर सके. देखो, एक तो होता है लोन, एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट. लोन में तो क्या होता है, जितना अमाउंट आपने ले लिया उसी के ऊपर फिर आप इतना रिटर्न देते रहते हो EMI के फॉर्म में, जिसमें आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चले जाते हैं. जबकि लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ भाई इतना पैसा जो है आप यूज़ कर सकते हो, पर उस पैसे में से, उस अलोकेटेड अमाउंट में से जितना पैसा आप यूज़ करोगे ना, उसी पे आपको ब्याज देना पड़ेगा, पूरे अमाउंट पे नहीं. तो लाइन ऑफ क्रेडिट थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि मान लो आपको 10 रुपये की ज़रूरत है तो 10 रुपये निकाल लिए, काम में ले लिए, 10 रुपये के ही आपको ब्याज देना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि 10 से ज़्यादा का देना पड़ रहा है, जबकि लाइन ऑफ क्रेडिट आपको 100 रुपये की दे रखी है. तो वो पॉइंट हो गया. इसके अलावा ग्रीन फाइनेंसिंग वैसे ही बढ़ रही है. ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में आजकल देखो कंपनियों को भी इन्वेस्टमेंट करवाना होता है, तो वो ये दिखाते हैं कि हाँ जी हम कितना क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट को अडेप्ट करने वाली टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो बोले फाइनेंसिंग की फैसिलिटी हमें प्रॉपर करनी होगी. जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पर बजट जो है वो ज़्यादा अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस्ड है. तो बोले ये थोड़ा सा हमें समझना होगा, इसी को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होगा. कैसे कि जी हम रोड, रेल, एयरपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी लाइन ये सब बना रहे हैं, तो क्यों ना इसको हम डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही रेजिलियंट बना ले, पहले ही स्ट्रॉन्ग एनफ बना ले. तो थोड़ा सा अगर पैसा एडिशनल अगर अलोकेट कर दिया जाए, जिससे कि आगे फिर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए, फ्लड्स की या किसी भी तरीके की, तो उसमें फिर हम टूटेंगे नहीं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकअप नहीं होगी. तो बोले ये चीज़ करने की ज़रूरत है. तो पहली थीम तो हो गई फाइनेंस से रिलेटेड. दूसरी थीम बताई जा रही है डिफरेंशियल स्ट्रेटजीज टू डील विद द एक्सटेंसिव रिस्क एंड इंटेंसिव रिस्क. इसका मतलब सबसे पहले तो एक्सटेंसिव रिस्क का मतलब समझो कि एक्सटेंसिव रिस्क का मतलब हो गया कि रिस्क लॉसेस जो हैं वो बहुत इतने ज़्यादा मतलब खतरनाक नहीं है. ठीक है, पर डिजास्टर बैक टू बैक आ रही है, मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजास्टर है वो तो बैक टू बैक है, पर उसका असर जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है. तो उसको तो बोलते हैं एक्सटेंसिव रिस्क. जबकि इंटेंसिव रिस्क में क्या होता है कि डिजास्टर की फ्रिक्वेंसी है ना वो तो है कम, फ्रिक्वेंसी मतलब रिपीटेशन वो तो है कम, पर जब कभी भी वो डिजास्टर आती है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है. तो बोला इन दोनों के लिए हम वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं.
क्यों ना एक्सटेंसिव रिस्क के लिए अलग से प्लानिंग हो, अलग स्ट्रेटजी हो, और इंटेंसिव रिस्क के लिए अलग से प्लानिंग हो। बोला हमारे देश में या ग्लोबली अगर हम ट्रेंड समझें तो एक्सटेंसिव इवेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो बोला उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। ठीक है, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए कि फ्लड्स हैं वो फ्रीक्वेंट हैं, हर साल आ रही हैं फ्लड्स, उसकी वजह से डैमेज कितना हो रहा है, बट डैमेज थोड़ा सा कम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली प्लान करो। ठीक है, तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव जो रिस्क है डिजास्टर रिलेटेड, उनके लिए प्लान हमें तैयार करने होंगे। तो दूसरी थीम ये हो गई। थर्ड थीम राइटर बताना चाह रहे हैं, ब्रिंगिंग अबाउट अ मीनिंगफुल कन्वर्जेंस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एफर्ट शुड बी थर्ड थीम। दैट मीन्स कि आप डिजास्टर रेजिलियंस भी बनाना चाह रहे हो, डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करना चाह रहे हो, और दूसरा क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन भी लाना चाह रहे हो। तो बोलो दोनों को इंटीग्रेट करके प्लान करो। कहने का मतलब कि क्लाइमेट चेंज को ध्यान रखते हुए तो आप प्लान कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा डिजास्टर का एंगल और ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो ज़्यादातर त्रासदियाँ आ रही है ना, वो क्लाइमेट चेंज से ही इंड्यूस्ड है। चाहे हम फ्लड्स की बात करें, चाहे ड्रॉट्स की बात करें, किसी भी तरीके से। तो बोलो दोनों को इंटीग्रेट करके प्लान करेंगे, अच्छा होगा, है ना। तो एक इफेक्टिव एडेप्टेशन मेजर्स जब हम लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट चेंज को भी हम सेटल कर पाएंगे। ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब सेटलमेंट विद द चेंजेस, और डिजास्टर रिस्क को भी हम रिड्यूस कर पाएंगे। फिर बाद में चौथी थीम बताई जा रही है कि भाई सेंधई फ्रेमवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस, उसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है। तो उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो मैकेनिज्म है उस पर काम करने की बात की जा रही है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम को राइटर बोलना चाह रहे हैं कि इसको हमें ग्लोबल पब्लिक गुड के तौर पे कंसिडर करना चाहिए। इसका मतलब चाहे आप किसी भी देश से बिलोंग करते हो, चाहे गरीब है अमीर है, बोलो वहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम तो होना ही चाहिए। इससे क्या होगा, समय रहते हुए लोगों को आप अगर अनाउंस कर दोगे कि जी थंडरस्टॉर्म आ रही है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, फ्लड्स आने वाली है, तो लोग अलर्ट होकर अपनी जान बचा सकते हैं, और जो अपनी बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपने साथ कैरी करके ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बचा लेंगे वो। तो बोले ये चीज़ होनी चाहिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल का भी इनिशिएटिव है अर्ली वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड, और वही कहीं ना कहीं G20 में अभी जो मीटिंग हो रही है उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल का भी काम कर रहा है। पांचवी थीम राइटर बताना चाह रहे हैं कि हमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करें तो उसको मल्टी टीयर और मल्टी सेक्टोरल एफर्ट में डालना होगा। कैसे? मल्टी टीयर का मतलब हो गया वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका मतलब आप स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम तैयार करो। ठीक है, और वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होने चाहिए। और एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जिसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं, कोई रेलवे है, कोई रोड है, कोई एग्रीकल्चर है, बोल इनके बीच में भी एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो बोला मल्टी टीयर्ड एंड मल्टी सेक्टोरल एफर्ट होनी चाहिए डिजास्टर रिस्क रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, और G20 इस चीज़ को समझता भी है। तो बोले 5 थीम है, बोले इन पे ध्यान दे लिया ना, हमें आउटपुट डेफिनेटली अच्छा मिल जाएगा। फिर आगे राइटर बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का 10 पॉइंट एजेंडा है। वो 10 पॉइंट एजेंडा जो है वो बेसिकली सेंधई फ्रेमवर्क बेस्ड ही है। ठीक है जी, जिसमें यही है कि कैसे भी करके हम हमारे इकोसिस्टम को कैसे एक स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें जिससे कि डिजास्टर के बाद में भी हम उठ खड़े हों। ठीक है, रेजिलियंस, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसको अभी देखो इंडिया और US हैं वो प्रिजाइड कर रहे हैं। तो बोले दोनों मिलकर के G20 में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा जनरल असेंबली की मिड टर्म मीटिंग हुई अभी, उसमें क्या था, सेंधई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 का जो है उसके बारे में रिव्यू किया गया न्यूयॉर्क में। अगेन वही G20 में इन एफर्ट्स को हमें इंक्लूड करना होगा। सेंधई को फ्रेमवर्क जो है डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस एंड रिडक्शन से रिलेटेड, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। मतलब G20 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो ग्रुप तैयार किया गया है G20 में, इसका नाम है द वर्किंग ग्रुप ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। बोलिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छी, हम सेंधई फ्रेमवर्क को अगर इम्प्लीमेंट कर दें अगले 7 सालों में, क्योंकि 2023 से 2030 तक का टाइम बच रहा है, 7 साल। अब आप एक काम कर लो, सेंधई फ्रेमवर्क है ना, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लो। और एक बार इससे योजना भी आई हुई है इस पर, वो बहुत पहले की आई थी, और अभी लेटेस्ट तो पता नहीं मुझे। सेंधई फ्रेमवर्क उस टाइम पे आया ही था, तो योजना मैगजीन आई थी 2017 में, जहाँ तक मुझे ध्यान है। उसकी अगर समरी मिल जाए आपको तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक बार सेंधई फ्रेमवर्क आप रिवाइज ज़रूर कर लेना। आगे चलें, अगला आर्टिकल है 34% माइलस्टोन। अभी क्या है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, UPSC IAS का, आपको पता है UPSC का सिविल सर्विसेज का। तो उसमें 34% जो है
सिलेक्शन हुआ है लड़कियों का। इसका मतलब ये हुआ कि 933 सिलेक्शंस हुए फाइनल, और उनमें से 320 जो हैं वो वुमेन हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये हाईएस्ट परसेंटेज है अभी तक की सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री उठा करके देखी जाए तो, ठीक है। अब 2021 का डेट की बात करें 25.8% था, 2020 में 28.5% था, 2019 में 23.9% था, और ये 34% अभी हाईएस्ट आया है। बोले ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इंक्लूसिवनेस, जेंडर जो डिस्पैरिटी क्रिएट होती हुई दिखाई देती है या जो है हमारी सोसाइटी में, उसको कहीं ना कहीं करेक्ट करने का ये एक एफर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वर्किंग कल्चर है वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भाई सीधी बात है, आप नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए जाओ, क्या होता है वहाँ पर पेमेंट में भी डिफरेंस मिलेगा। एक मेल और एक फीमेल दोनों एक काम कर रहे हैं, बट मेल को ज़्यादा पेमेंट मिलता है जबकि फीमेल को कम मिलता है। जबकि गवर्नमेंट जॉब्स में आपको पता है कि आप किसी भी पोस्ट पर जाओ, आप फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इक्वल पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इवन वुमेन को जो है कुछ कंड्यूसिव और बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलेगी, जैसे मैटरनिटी लीव हो गई, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या करती हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती हैं जहाँ पर पेट्रियार्की को जो कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने का सिनेरियो बनता है, ठीक है। इसके अलावा रिड्रेसल मैकेनिज्म्स भी बनाए जाते हैं। पे स्ट्रक्चर की बात करें वो भी एकदम प्रॉपर रहती है, ठीक है, कि कल को ना अगर महिलाओं को वर्क प्लेस पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो वहाँ पर उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई रहती है। अब देखो सिविल सर्विसेज में ज़्यादातर लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, इसके पीछे एक तो लॉजिक रहता है कि वो कंट्री को सर्व करना चाहते हैं। इसके आगे देखा, ठीक है, एक तो कंट्री को सर्व करने की जो चाह है वो, दूसरी होती है पावर और प्रेस्टीज का पॉइंट। आप खुद देखो, आप इसीलिए प्रिपेयर कर रहे हो। फिर सोशल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी सोसाइटी में ऑटोमेटिकली वुमेन का जो है रिस्पेक्ट बढ़ता है, या फिर आप वुमेन ही क्यों, कोई भी अगर सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाता है तो उसकी इज्जत देखो सोसाइटी में कितनी बढ़ जाती है। हाई प्रोफाइल जॉब है, बोले ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली वुमेन को इंस्पायर करेगी कि वो और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें एग्ज़ाम क्रैक करने में, इस तरीके से जिससे कि उनका जो अपलिफ्टमेंट है सोसाइटी में और इंश्योर हो सके। फिर आप देखो यहाँ पे कि चैलेंजेस क्या हैं। देखो हमारे यहाँ पर अभी भी जेंडर गैप बहुत है। जेंडर गैप कैसे हैं, जैसे आप देखो फॉर्मल पार्टिसिपेशन ऑफ वर्किंग एज वुमेन, हमारी जो नेशन में जो टोटल वर्कफोर्स है वुमेन वर्कफोर्स, ठीक है, उसमें से 2005 के लगभग वो 32% पार्टिसिपेशन आता था, ठीक है जी, पर वो घट करके कितना आ चुका है 25%। इसका मतलब वुमेन का वर्कफोर्स में कंसिडर होना, मतलब लेबर फोर्स के तौर पे पार्टिसिपेट करना डिक्लाइन कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करता है। जब हम हमारी आधी पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की, तो क्या हम इकोनॉमिकली ग्रो कर सकते हैं? हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक है आज के टाइम पे। तो ऐसे में वुमेन को हम पीछे रखेंगे तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। आज हमारे फैमिली बैकग्राउंड्स की बात करें, जितना पैसे वाली फैमिली से एक वुमेन बिलोंग करती है उतना ही उसके साथ प्रॉब्लम है। कैसे? ज़्यादा पैसे वाली फैमिली है, पर वहाँ पर क्या होता है, एजुकेशन तो अच्छी दिला देते हैं लड़कियों को, पर उन्हीं लड़कियों को फिर कह देते हैं कि भाई घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सेफ नहीं है माहौल, तुम तो घर पे ही रहो, पैसे की तो कमी है नहीं अपने पास में। फैमिली प्रेशर जो है उनको ये कहने के लिए ये करवा देता है कि भाई पढ़ाई लिखाई हो गई, कोई बात नहीं, आप केयर गिवर की तरह काम करो, घर संभालो, बच्चों को संभालो। इसके अलावा सेफ्टी इश्यूज़ की, भाई वर्क प्लेसेस सेफ़ नहीं है, बोले ये, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी सेफ़ नहीं है, आप जाओगे क्या मतलब है, पढ़ाई लिखाई होगी, आराम से मस्त ज़िंदगी जियो घर पे। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप वुमेन का पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और रिड्यूस कर देते हो। तो बोले इंडिया इन चीज़ों को अगर हैंडल नहीं करेगा ना, इस पेट्रियार्कल माइंडसेट को हैंडल नहीं करेगा, तो बोले हम फिर चाहते हैं ना कि जो एक्चुअल में पोटेंशियल गेन करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि फिर वही बात है कि 50% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, तो कहाँ हमें हमारा जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हाँ भाई इतना हमें इकोनॉमी को पहुंचा देना, $5 ट्रिलियन की में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, तो बोले ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन है। हाँ, नो डाउट ये सिल्वर लाइन है कि 34% सिलेक्शंस जो हैं वो वुमेन के हैं अब की बार, जो इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज का जो रिजल्ट आया उसमें, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। शी द सिविल सर्वेंट आर्टिकल को लिख रहा है श्रद्धा पांडे जी ने, ये खुद IPS ऑफिसर हैं। अगेन वही कंटेक्स्ट है, बोला सेलिब्रेट करने का टाइम है, 320
वुमेन का सिलेक्शन हुआ है 933 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में से। अभी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया उसमें बोले हाईएस्ट परसेंटेज है सिविल सर्विसेज की, अगर हम हिस्ट्री उठा करके देखें वुमेन का सिलेक्शन को लेकर के। और देखा जाए तो अभी भी हमारे यहाँ पर वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में या फिर सिविल सर्विसेज में अभी भी कम है। फिर राइटर अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि किस तरीके से इश्यूज आते हैं। बोला हमारी सोसाइटी में क्या है, वो ये चीज़ हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि वुमेन को एक काम डेडिकेट किया हुआ है कि भाई आप अपने घर को संभालो, और वहीं पर अगर वुमेन अपनी एम्बिशन के बेसिस पे कोई जॉब ले लेती है, फॉर एग्जांपल इंडियन सिविल सर्विसेज आपने क्रैक कर ली है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर आपके ऊपर डबल बर्डन आ जाता है, एक तो घर को संभालने का और दूसरा फिर आपकी जॉब भी है, ठीक है। फिर बोलने वाली बातें आती हैं कि जब एक वुमन जॉब पे जाए तो ये भूल जाना चाहिए कि उसके कोई बच्चे भी हैं, और जब वो घर पे रहे तो उसको ये भूल जाना चाहिए कि वो कोई जॉब भी करती है। बोले ये कोट है, बहुत ट्रेंड में रहा था। बोले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देती हैं, ठीक है, आप चाहो या ना चाहो। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी फैमिलीज़ में तो आजकल इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर वर्किंग वुमेन होती है तो वहाँ पर आप घर में काम करने के लिए किसी को हायर कर लेते हो, एक जने को जॉब और मिलती है उससे। पर जब बात आती है कि घर में कोई डोमेस्टिक इशू को हैंडल करना है तो बोले उस टाइम पर बोले फिर वुमेन को ही वुमेन का ही रोल आ जाता है। कैसे? बोले कि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मीटिंग चलती रहती है और एकदम से कॉल आता है कि मैडम जी घर में आलू ख़त्म हो गए। अब इसमें कॉल करने वाले की गलती नहीं है, क्योंकि उसका तो काम यही है कि किचन में काम करेगा, बढ़िया खाना बना करके दे रहा है, पर आलू ख़त्म हो गया तो उसका जवाब बोले हमें देना होता है फिर। तो बोले ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली सिचुएशन रहती है। कोट मैंने आपको बता ही दिया कि भाई बाहर जाओ तो भूल जाओ कि बच्चे भी हैं, और घर पे रहो तो भूल जाओ कि तुम काम भी करते हो। बोले इस तरीके की कोटेशंस आते हैं। बोले एक डाइकोटॉमी में हम उलझे हुए रहते हैं, ठीक है जी, वही बात घर वाली और बाहर वाली कि कैसे किया जाए। बोले एक बैलेंस बना करके रखने की बात कही जाती है कि घर और काम में बैलेंस बना करके रखो, बहुत मुश्किलें आती हैं। तो राइटर तो एक ही चीज़ बोल रही हूँ, बोले एक तो जो कोई भी न्यू रिक्रूट्स हैं, अभी जो 320 नए सिलेक्शंस हुए हैं फीमेल्स के, तो बोलो उनको सॉफ्टनेस दिखानी होगी अपनी पावर को यूज़ करने में। इसका मतलब ये नए नए बंदे हैं, एनवायरनमेंट बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है, सिस्टम जो है ऑलरेडी काम कर रहा है, तो बोलो उनसे लर्न करो, ठीक है, सॉफ्टनेस अपने बिहेवियर में रखो, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, कामनेस और काइंडनेस को अपना हथियार बनाओ और उनको यूज़ करो। फिर आप देखो आराम से अपने सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इजीली रन करा पाते हो। फिर राइटर बोल रही है मैटरनिटी लीव को लेकर के। बोले मैटरनिटी लीव के लिए बोला जाता है, बोले पेड वैकेशन है। बोले पेड वैकेशन नहीं होती है, बोले उल्टा पड़ता है हमारे ऊपर मार। कैसे? कि बोले जब एक लेडी, ठीक है, वो जॉब ज्वाइन करती है तो उसके बॉस को सबसे मतलब जो नौकरी देने वाला होता है वो सबसे पहले तो इस बात को लेकर के टेंशन में आ जाता है, अरे यार इसकी तो शादी होने वाली है, शादी होगी तो फिर बच्चे भी होंगे, तो यार इसका तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं करेगी ये जॉब। तो वो क्या करते हैं, फिर पहली चीज़ तो कम पेमेंट पे फिर ज्वाइन कराते हैं। दूसरी चीज़, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब बच्चा कंसीव हो जाता है, उसके बाद में जब छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पर ये देखा जाता है यार छुट्टियां आ रही हैं, चलो ठीक है फिर आप जाओ आराम से। और फिर उसके बाद में जब रीजॉइन करने की बात आती है तब बोला चैलेंज आ जाता है कि भाई अब ज्वाइन कैसे कराया जाए आपको काम। और वहाँ पर एक वुमेन के लिए खुद के लिए गिल्टी हो जाती है कि यार मैं कैसे शेयर करूँ अपने बॉस के साथ ये इन्फॉर्मेशन कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, अगर करूँगी तो मुझे क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो बोले ये जो चीज़ है ना, ये हमें करेक्ट करनी होगी। आज हमारे देश की फर्टिलिटी रेट कितनी चल रही है? टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0। इसका मतलब ये कि एक माँ अपने पूरी रिप्रोडक्शन एज में एवरेज 2 ही बच्चे पैदा कर रही है। इसका मतलब जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे भी कम है। रिप्लेसमेंट रेट होती है TFR की 2.1, उससे भी कम पर हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो बोला आज हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, एजुकेशन ऑफ वुमेन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। तो बोले यहाँ पर हमें थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। क्या? वुमेन को जहाँ पर चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, वहाँ पर उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। कैसे? क्योंकि लाइफ का एक बहुत क्रिटिकल जंक्शन है। देखो हमें पता है कि अगर हम 2 TFR की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक लेडी 2 बच्चों को पैदा करेगी। तो बोले 2 बार एक औरत नए जन्म लेगी। एक बार तो खुद ने पैदा हुई वो तो है ही, पर जब वो एक वुमेन बनती है और उसके बाद में फिर आप देखते हो कि वो बच्चा कंसीव करती है, बच्चा डिलीवर करती है, तो बोले बच्चे का जन्म नहीं होता है, वो माँ का भी दूसरा जन्म होता है। तो बोले इस परिस्थिति में अगर वहाँ पर वुमेन को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग एनफ कर पाएगी, ठीक है।
तो बोले ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़, समाज को कंटिन्यू करने के लिए जिस पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो पॉपुलेशन तभी तो आ पाएगी जब रिप्रोडक्शन होगा, जब बच्चे पैदा होंगे। और बच्चे पैदा करने की चीज़ों को अगर आप इस तरीके से बायस्ड मैनर में ट्रीट करोगे तो ये तो सोसाइटी के लिए वैसे खतरा साबित हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर है, समझना होगा एनवायरनमेंट इक्वालिटी वाला माहौल होना चाहिए, जेंडर डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ जो है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि स्ट्रेसफुल इवेंट बनाओ। और आज के टाइम पे जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए ये एक अपने आप में स्ट्रेसफुल माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं राइटर। तो बोला कुछ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है, कैन पार्क स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब देखो हुआ क्या है, अंजू गुप्ता जी ये भी आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अरेस्ट होना और 9 मई के दिन फिर पाकिस्तान में लोग आ जाते हैं रोड पे, मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद में आप देखो कि एक तरफ तो इमरान खान की लीडरशिप और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी आमने सामने खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आप देखोगे कि वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लगातार बैक टू बैक अटैक्स कर रहा है। ठीक है जी, अब आप देखो कि ये पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान की आर्मी जो है, मिलिट्री है, वो कमज़ोर दिखाई दे रही है। 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन का काम करवाया था ना इंडिया ने, उस टाइम पर भी बोला इतना बुरा हाल नहीं था पाकिस्तानी मिलिट्री का। इवन बेनज़ीर भुट्टो को तो असैसिनेट तक कर दिया गया था। ठीक है, पॉपुलर लीडर बिलावल भुट्टो जो वहाँ के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं आज के टाइम पे, उनकी माँ, उनको असैसिनेट कर दिया था। बोला उस टाइम पर भी आर्मी को इतना चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा था जितना इमरान खान के टाइम पे करना पड़ रहा है। इमरान खान ने एक कल्ट बना दिया, अपनी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा कर ली है जिसके चलते इमरान खान को एक भगवान की तरह देखा जाता है वहाँ पे, ये हाल हो गया है। इसीलिए बोला जा रहा है, बोले ये पाकिस्तान स्प्रिंग है। स्प्रिंग वर्ड इसलिए आता है जब आप एक सीजन चेंज देखते हो। ठीक है, एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, जैसे अरब स्प्रिंग आपने सुना होगा 2011-12 के टाइम पे जो आई थी अरब वर्ल्ड में, शुरुआत हुई थी ट्यूनीशिया से, जिसमें जो डिक्टेटरशिप थी उसको उखाड़ करके लोग जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे अपनी सिस्टम को रन कराना चाह रहे थे। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आज पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। आज पाकिस्तान के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। पड़ोसी देश जो है अफगानिस्तान, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अफगानिस्तान इनस्टेबल है, इस वजह से पाकिस्तान की भी इंटरनली ये प्रॉब्लम हो रही है, और पाकिस्तान का इनस्टेबल होना अफगानिस्तान को और अनस्टेबल कर देगा। तो ये सिचुएशन क्या हो रही है, ये सिचुएशन हो रही है क्राइसिस वाली। ठीक है जी, इसके अलावा बताया जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अंदर घुस घुस करके और फिर इनोसेंट लोगों को मार रहा है। इसमें इनोसेंट लोग केवल वही नहीं है जो केवल मतलब नागरिक हैं, मतलब जो ऑफिशियल्स हैं ना उन्हीं को भी मारा जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखो, पैरामिलिट्री पर्सनल्स हैं, पुलिसमैन हैं, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है। इसके अलावा बलूच ग्रुप, बलूचिस्तान की जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, वो भी इसी तरीके से अटैक कर रहा है। टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तानी है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये बलूचिस्तान और पंजाब यहाँ लगातार अपने इंसिडेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है। 850 के लगभग एवरेज आ रहा है एक साल में। और अब तो लगभग हर दिन ऐसा न्यूज़ आती है कि वहाँ पर बलूचों ने या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं बॉम्ब फोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हाल हो रहे हैं पाकिस्तान के, समझ में आ रहे हैं। अफगानिस्तान का हाल आपको पता ही है, तालिबान का रिजीम चल रहा है, वहाँ वैसे प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान, ये 3 ऐसे मुद्दे हो रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए टैकल करना मुश्किल हो रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के तो पाकिस्तान में इस तरीके के रूमर्स चल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कर्जे के नीचे दब गया, और दब भी गया है, उसमें डाउट नहीं है, बहुत पैसा दिया है पाकिस्तान को। ठीक है, बहुत, और अभी ये रुका हुआ भी पड़ा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। खैबर पख्तूनवा ये बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ में, तो वहाँ पर अफगानिस्तान की स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने काम करता रहता है। और फिर उसके बाद में आप देखो बलूचिस्तान, बलूच जो हैं वो सेपरेट होना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, तो हालत हो रही है पाकिस्तान की ख़राब। और जब से फिर इमरान खान से फिर ये कॉन्फ्रंटेशन हुआ वहाँ की पाकिस्तानी मिलिट्री का, तो मिलिट्री खुद डिवाइडेड है। एक ग्रुप ऐसा है जो कि अपनी एग्जिस्टिंग पावर को बिल्कुल लूज नहीं करना चाहता, दूसरा ग्रुप ये है कि बोले इमरान खान जो चाह रहा है वो गलत थोड़े ना है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक्सटर्नली और इंटरनली हर तरीके से पाकिस्तान घिरा हुआ है आज के टाइम पे। ठीक है, फिर ये बताया जा रहा है कि आप ये देखो कि खान का जो कल्ट है, खान की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो गई कि
जो आर्मी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंसिडर की जाती है पाकिस्तानी ओपिनियन से, ठीक है, उस आर्मी के हेडक्वार्टर्स पे, जनरल हेडक्वार्टर्स पे अटैक किया जाता है, मॉब अटैक होता है। मिलिट्री एकेडमी जो एबटाबाद में है वहाँ पर अटैक होता है। कॉप कमांडर के हाउस पे अटैक होता है लाहौर में, मियाँवाली में, इनमें। तो बोले ये सारी चीज़ें शो करती है कि हालात देखो कितने बुरे हैं वहाँ पे। फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट खुद टारगेट पे है किसके, मतलब आप देख सकते हो आर्मी के। तो जुडिशरी वैसे घुटने टेके हुए पड़ी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन इनस्टेबल है। अफगानिस्तान से अमेरिका का निकलना, तालिबान का आना, और उसके बाद में फिर पाकिस्तान की रेलेवेंस रिड्यूस होना, पाकिस्तान के पास पैसे की शॉर्टेज आना, और पाकिस्तान के पास पैसे की शॉर्टेज आई तो पाकिस्तान अनस्टेबल हो गया। पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी अब जो है अफगानिस्तान को प्रॉब्लम कर रही है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक विशियस साइकिल चल पड़ा है। अब देखो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि यूएस और चाइना जैसी जो पावर्स हैं वो कुछ रोल प्ले कर सके, और कुछ इवेंट्स जो है अफगानिस्तान में इस तरीके के हो जो कहीं पे अब पाकिस्तान की स्टेबिलिटी इंश्योर कर सके। नहीं तो पाकिस्तान एक कुएं में जाता चला जा रहा है। इमरान खान को तो देखो अल्टीमेटम ये दे दिया, या तो देख बेटा तेरे को मतलब एक तरीके से जेल में डाल दिया जाएगा या फिर लंदन भाग जा। अब इमरान खान है वो डटा हुआ है, बोला मैं यहीं पे रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, जेल में डाल दो मुझे कोई प्रॉब्लम। और जेल में डालते ही आपको पता है किस तरीके से प्रोटेस्ट हुए वो कि वो है। इसीलिए इसको बोला गया है पाकिस्तान स्प्रिंग। बाकी देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स आगे होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।